ऑल्सो अपने देश की तरक्की हम हर बच्चों को भेज के जब वो बाहर यहाँ पैसा भेजेंगे तो हमारे देश की डबल तरक्की हो सकती है। उसके लिए निरंतर प्रयत्न है कि हम अपने जॉब रोल्स को अपने स्टाफ के उनके साथ मैप करें ताकि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा वहां जाके कर सकें। साथ साथ हमने इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी खोले हैं जिसमें प्री डिपार्चर कुछ ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, ताकि जिस वो विदेश को जाते हैं तो वहाँ के लेबर लॉस से उनको पता रहे, वहाँ का क्या रहन सहन है उसका पता रहे, ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। के लिए भी स्किल मंत्रालय जो है प्री डिपार्चर ट्रेनिंग करता है। हमारे पास इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर भी चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब ऐसा प्रशिक्षित युवा जब बाहर जाता है तो रेमिटेंसेस के रूप में किस तरह से भारत की आर्थिक प्रगति को बल मिलता है ये हम देखते हैं। समय कम है, बहुत ही संक्षिप्त में जयंत जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 2019 में रूस के कजान में वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल को ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें 63 देशों में भारत ने 13वां स्थान हासिल किया था। तो किस तरह से जो भारतीय युवा शक्ति है, जो प्रशिक्षित युवा शक्ति है, वो वैश्विक पटल पर लगातार भारत की छवि मजबूत करती हुई। देखिए सुनीता जी, मैंने पहले बताया कि 82 जॉब रोल्स 10 सेक्टर्स में जो हमने यूके के साथ एक ट्रांसनेशनल स्टैंडर्ड्स को बनाया था, उसकी वजह ये थी कि सिर्फ यूके का रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बहुत सारे ग्लोबल कंट्रीज मानते हैं। मिडिल ईस्ट में जहां पे बहुत से लोग हमारे कंट्रीज में, वहां पे वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स को डी फैक्टो गोल्ड स्टैंडर्ड्स की तरह से मानते हैं, तो वहां पे उसका फायदा हुआ। जो आपने वर्ल्ड स्किल्स की बात करी जो रशिया में हुआ था, ये इससे पहले वाला यूएई में अबू धाबी में हुआ था, इनमें भारत कई सालों से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन ये बहुत जरूरी था कि हम बेंचमार्क करें अपने स्किल्स को ग्लोबल स्किल्स के लिए। तो हम कई बार जाते थे, हम लोग को कुछ मेडलियंस मिलते थे, जो कॉन्सोलेशन मेडल्स होते हैं वो मिलते थे, लेकिन गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कभी नहीं मिलता था। पहली बार वो श्रृंखला टूटी और भारत को एक सिल्वर और एक कांस्य पदक मिला अबू धाबी में, जो 3 साल हो गए पहले जब ऐसे ये 2017 की बात है, और 2019 में रशिया में वो फिर रिपीट हुआ और मेडल्स की तादाद में और बढ़ोतरी हुई। बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर सीइंग इज बिलीविंग। जब हमारे स्किल्ड लोग जाते हैं और वहां पर इंटरनेशनल एक्सपर्ट, इंटरनेशनल ज्यूरी और कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, तो उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा की भावना आती है, बहुत अहम जी, ग्लोबली एक अपने स्किल्स का एक मापदंड पहुंचाएं। तो मुझे लगता है भारत को वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना एक बहुत बड़ा एक भूमिका इसने निभाई है। हमारे स्टैंडर्ड्स को, स्किलिंग के स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक ले जाने के लिए, और ये सिलसिला बराबर जारी रखना चाहिए। बिकॉज बहुत सी ट्रेनिंग वर्ल्ड स्किल्स के लिए हमारी इंडस्ट्री करती है, और ज्यादा इंडस्ट्री मेंबर्स को सामने आना चाहिए और इंडस्ट्री और सरकार को कंधे से कंधा मिलाकर इसमें भागीदारी निभानी पड़ेगी। और ये करेंगे तो जरूर मेरा है कि भारत एक डेमोग्राफिक डेवलपमेंट को रीड करने की स्थिति में जी बिल्कुल। तो बिल्कुल जुझारूपन के साथ सफर अभी बाकी है और हमें कौशल प्रशिक्षण के साथ जो युवा हैं उनके मनोबल को बढ़ाते हुए काफ़ी आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी इस शो पर अपने विचारों को साझा करने के लिए। साथ ही साथ सुनीता जी, आप इस शो पर आई, आपने अपने विचार इस मन से साझा किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास शो पर जुड़ने के लिए। तो संदेश एक ही है कि अगर आप प्रशिक्षित हैं, युवा हैं, आप में जुझारूपन है और आप अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, तो कौशल विकास योजना के जरिए आप भारत की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभा सकते हैं। Absolutely, and with that it's a wrap on this special broadcast, but we'll be back tomorrow with another new topic and we'll be discussing that, but for now it's a wrap, and news and updates continue here on Doordarshan News and DT India. Thanks for being with us. Namaskar. अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं,
तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, हमें डटकर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते मैदान पर उतरे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और सारा मेडिकल स्टाफ हमारा ख्याल रख रहे हैं। कुछ लोग हम तक जरूरी सामान टाइम पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है। ये सब लोग फरिश्ते हैं जो अपने बारे में ना सोचकर हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। इनके हौसले पर देश की उम्मीदें टिकी हुई है। तो जब भी आप ऐसे किसी उम्मीद के फरिश्ते से मिले तो उन्हें जरूर दिल से धन्यवाद कहिएगा। इससे उनका हौसला और बढ़ेगा। हमारा हर एक काम देश के नाम। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय बैठक में रखेंगे अपने विचार। पीएम मोदी के साथ नॉर्वे के पीएम और यूएन के महासचिव भी करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीमा पर रक्षा तैयारियों की जानकारी के लिए कल से 2 दिनों के दौरे पर जाएंगे लेह और श्रीनगर। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी रहेंगे साथ। असम और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। असम के 30 जिलों के 36 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 66 लोगों की मौत। बिहार में भी कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के कई भागों में भारी बारिश। देश में कोरोना को हराने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 63.25%। देश में कोरोना से 6,12,814 लोग हुए ठीक, जबकि सक्रिय मामले 3,31,146। बिहार में आज से 15 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन। बेंगलुरु में भी शुरू हुआ 7 दिन का लॉकडाउन। और खेलों में 2022 में फीफा विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा। 21 नवंबर 2022 से कतर में होगी शुरुआत। फाइनल मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की उच्च स्तरीय बैठक के समापन सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित इस सत्र में पीएम मोदी, नॉर्वे के पीएम और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र के इस वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र में सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षाविदों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों का एक विविध समूह शामिल है। इस वर्ष के सत्र का विषय कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह से संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है। भारत शुरू से ही सुरक्षा परिषद में सुधार के साथ ही बहुपक्षवाद का समर्थक रहा है। ऐसे में कोरोना महामारी के कारण बदले हुए हालात में हो रहे इस आयोजन का विषय भारत की प्राथमिकताओं से मेल खाता है। भारत के लिए इस आयोजन का विशेष महत्व है। भारत की सुरक्षा परिषद में जीत के बाद संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री का ये पहला भाषण होगा। इस साल 17 जून को भारत भारी बहुमत के साथ 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया था। पीएम ने इससे पहले जनवरी 2016 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की 70वीं वर्षगांठ पर मुख्य भाषण दिया था।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से लद्दाख और जम्मू श्रीनगर के दौरे पर जाएंगे। उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। 17 जुलाई को राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा करेंगे और 18 जुलाई को वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री वहां का ताज़ा स्थिति का जायजा लेंगे। इस महीने की शुरुआत में 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख का दौरा किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां अग्रिम पोस्ट पर जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया था। पीएम ने थल सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की थी। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से कड़ा संदेश दिया था। हालांकि मंगलवार को कोर कमांडर स्तर की चौथे दौर की वार्ता दोनों देशों के बीच हुई। ये बैठक मैराथन बैठक रही और 14 घंटे से ज्यादा चली। भारत ने चीन को 2 टूक शब्दों में कहा कि चीन को पैंगोंग एरिया में फिंगर 8 से पीछे जाना होगा। साथ ही सैनिकों की तैनाती कम करने के लिए भी अपनी शर्तें रखी। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूद गतिरोध को दूर करने के लिए भारत और चीन लगातार स्थापित सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में 14 जुलाई को चुशुल में भारतीय सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच कमांडर स्तर की चौथे दौर की वार्ता हुई, जो 5 जुलाई को दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुई सहमति के अनुरूप रही। चौथे दौर की वार्ता में सेना के पीछे हटने पर बनी सहमति के क्रियान्वयन पर प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई कि किस तरह से पूरी तरह से सेना के पीछे हटने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। दोनों पक्ष इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि ये प्रक्रिया जटिल है और इसके लिए लगातार सत्यापन की जरूरत है। दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य स्तर पर नियमित बैठकों के जरिए इस मुद्दे को आगे ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य श्री पुरुषोत्तम दास जी स्वामी श्री महाराज को ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि दी है। स्वामी नारायण गादी के आचार्य श्री पुरुषोत्तम दास जी स्वामी श्री महाराज का आज निधन हो गया। स्वामी श्री महाराज स्वामी नारायण परंपरा के 5वें आचार्य थे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि समाज के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए हम आचार्य जी पुरुषोत्तम प्रिय दास जी स्वामी श्री महाराज को हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने मानव पीड़ा कम करने और करुणा के प्रसार के लिए कड़ी मेहनत की। उन्हें न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर अनगिनत लोगों द्वारा याद किया जाएगा। एक अन्य ट्वीट में पीएम ने लिखा कि आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री महाराज अपार बुद्धिमता से संपन्न थे। सामुदायिक सेवा, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर उनके कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं उनके साथ अपनी कई बातचीत कभी नहीं भूलूंगा, ऐसा प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में 14 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन लगाया है, जो कि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं और पहले से तय परीक्षाओं की छूट दी गई है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य ने सभी जिलों में आज से यानी 16 से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया है। दरअसल बिहार में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 10 जुलाई से ही आंशिक लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आज से शुरू होने वाला लॉकडाउन काफी अहम है और अधिकांश प्रतिष्ठान बंद हैं। सिर्फ जरूरी सेवाएं ही खुली हुई हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति नाजुक बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की अक्षीय रेखा के बिहार से खिसक जाने के कारण अब अगले कुछ दिनों में वर्षा में कमी आएगी, लेकिन दक्षिण पश्चिम बिहार में वज्रपात और तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं चंपारण के बगहा दियारवर्ती क्षेत्र में बाढ़ से बांध क्षतिग्रस्त हो गया है। बाढ़ का पानी घुसने से दियारा में तबाही मच गई है। रेल लाइन के लिए अधिग्रहित जमीन के कच्चे बांध को गंडक नदी की मूर्तिधार ने अपने आगोश में ले लिया है, जिससे बांध पर बसे दर्जनों परिवारों के सामने कई मुश्किलों का पहाड़ टूट गया है। बांध पर दियारा के निचले इलाके से कई परिवार शरण लिए हुए हैं। बताया जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से बीती रात 3.30 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद गंडक नदी में उफान के चलते बाढ़ और कटाव जैसे हालात निचले इलाकों में पैदा हो गए। लोग मवेशियों के साथ बांध पर शरण लिए हुए हैं। पिपरासी प्रखंड के मघौली, मछहा, भुईधरवा सहित दर्जनों गांव में बाढ़ का सैलाब आ गया है।
और बिहार में लॉकडाउन और बाढ़ की स्थिति पर ताज़ा जानकारी के लिए पटना से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सलमान हैदर मौजूद हैं। सलमान, किस तरह की स्थिति है अभी बाढ़ को लेकर? सुबह आपने बताया था कि कुछ इलाकों में हालांकि ये माना जा रहा था कि बारिश शायद कम होगी। फिलहाल क्या ताज़ा हालात हैं और मौसम विभाग का क्या कहना है आने वाले वक्त के लिए? देखिए, ये जो जहाँ तक लॉकडाउन की बात है तो शहरों में सन्नाटा हो गया है, एक बार फिर लोग घरों में बंद हो गए हैं। लेकिन गांवों में लॉकडाउन नहीं हुआ है। गांवों में छूट है थोड़ी, तो निकलने की आज़ादी है। शायद वो इसलिए भी रखा गया है कि अभी बाढ़ की स्थिति है और साथ ही साथ फसलों की, धान की फसल की रोपाई चल रही है, इसलिए जो कुछ प्रतिबंधों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन की स्थिति ऐसी नहीं है। जहाँ तक शहरों की बात है तो शहरों में लोगों को इतनी छूट दी गई है कि वो अपनी ज़रूरत का सामान ला सकें या डॉक्टर को दिखा सकें। ये सारी बातें तो हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान में स्थिति है वो ये है कि गांवों में बाढ़ की वजह से कई ज़िलों में, चाहे वो उत्तर पश्चिम बिहार हो और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बेतिया का, चंपारण का, पूर्वी और पश्चिमी दोनों चंपारण का जो इलाका है वो प्रभावित हो गया है। अभी गोपालगंज से ये खबर आ रही है कि वहाँ बिल्कुल नई बनी सड़क जिसका निर्माण 1 साल पहले ही हुआ था, वो उसका एक बड़ा हिस्सा बह गया है पानी की तेज धार में, और लोगों के जो आने जाने का जो जरिया था वो ख़त्म हो गया है और नावों के सहारे ही लोग आवागमन कर रहे हैं। ज़्यादातर राहत की बात यह है कि इस समय जो एनडीआरएफ की भूमिका है या जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लोग हैं वो सहायता कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए और दूसरे माध्यमों से, नावों के ज़रिए, और काफ़ी रेस्क्यू टीमें इन क्षेत्रों में लगाई गई हैं जो जाकर के बचाव और राहत के कार्य चला रही हैं। खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोविड का कोई मामला आ रहा है तो उसमें भी एनडीआरएफ की टीमें आगे हैं और वो मरीजों को, जो संक्रमित लोग हैं, उनको शहर के अस्पताल में नज़दीकी ज़िला मुख्यालय पर ला रही हैं और इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती करा रही हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अब इसको क्या कहेंगे, प्रकृति की आपदा है ये दोनों ही, चाहे हम कोविड-19 की स्थिति को लें या बाढ़ की स्थिति को लें। बिहार ही नहीं, देश के बहुत सारे भाग, जैसा कि आप जानते हैं, ये दोनों ही परिस्थितियां इस समय झेल रहे हैं। सलमान, अगर लॉकडाउन की ही बात की जाए, आपने बताया कि गाँव में कुछ छूट ज़रूर है क्योंकि जहाँ पर बाढ़ की स्थिति है वहाँ काफ़ी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है और एनडीआरएफ भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन शहरों में किस तरीके से लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? देखिए, शहर में लॉकडाउन लगाना इसीलिए पड़ा क्योंकि पहले लोग अनुशासित नहीं थे। शायद उनकी ज़रूरतें भी कुछ ज़्यादा थीं कि काफ़ी दिनों के लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक 1 हुआ तो फिर लोग निकलना शुरू हुए। फिर अचानक से अनुशासन जैसे कहीं दिखाई नहीं दिया और लोग एक दूसरे से सट के या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सब्जी खरीदनी हो तो भी वो जो टच पॉइंट्स थे वो उसका अनुपालन कड़ाई से नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से अभी संक्रमितों का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पिछले 1 हफ्ते में बहुत सारे संक्रमित मामले प्रकाश में आए और आज की स्थिति ये है कि 7,000 से ऊपर जो सक्रिय मामले हैं, लेकिन उसमें भी अच्छी बात यह है कि 13,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। लेकिन ये जो सारी परिस्थितियां पैदा हुई, इसकी वजह से लॉकडाउन फिर से लगाने का निर्णय राज्य सरकार ने किया है आगामी 16 दिनों तक के लिए, यानी 31 जुलाई तक के लिए। जी सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। यकीनन इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार द्वारा इस तरह का निर्णय लिया गया है कि लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है बिहार में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्वोत्तर राज्य असम में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। राज्य के 26 जिलों की 93 राजस्व सर्कल में 3,346 गांव पानी में डूबे हुए हैं। पिछले 24 घंटों में बाढ़ का पानी कुछ नए इलाकों में प्रवेश करने की वजह से राज्य में 36,42,546 लोग प्रभावित हुए हैं। बरपेटा जिला राज्य में बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। राज्य के गोपालपाड़ा और मोरीगांव जिले में भी तकरीबन 4-4 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 7 और लोगों की मौत के साथ ही इस मौसम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 66 तक पहुंच गई है।
राज्य की नदियां खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से 1,27,000 हेक्टेयर फसली भूमि को नुकसान पहुंचा है। गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि राष्ट्रीय आपदा बल एनडीआरएफ और राज्य आपदा बल एसडीआरएफ के नेतृत्व में 180 बोट्स के साथ राज्य भर में राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अब तक तकरीबन 3,991 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और मुंबई में अभी तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। इस तरह मुंबई में 10 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है, जबकि बांद्रा में 20 सेंटीमीटर, सांताक्रूज में 17 सेंटीमीटर, महालक्ष्मी में 13 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग कई भागों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। और इस बारे में और जानकारी के लिए मुंबई से ताज़ा जानकारी लेते हैं अपनी संवाददाता श्यामा मिश्रा से। श्यामा, सुबह आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि रेड अलर्ट को ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। अब किस तरह की चेतावनी है लोगों के लिए और फिलहाल ताज़ा क्या हालात हैं बारिश को लेकर? जी श्यामा, आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? तो बाढ़ को लेकर इस वक्त बारिश को लेकर महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? अगर आप मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आपसे यही जानना चाहेंगे क्या ताज़ा हालात हैं वहां पर और मौसम विभाग का क्या कहना है? बात कर लें तो बारिश जो है वो 15-20 मिनट से फिर से भारी बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कुछ ही देर में अगर ऐसी बारिश लगातार होती रही तो जो निचले हिस्से हैं वहां पर जलभराव का समस्या हमें देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही अगर हम बात करें कि किस तरीके से ऑरेंज अलर्ट है, तो अभी भी फिलहाल ऑरेंज अलर्ट ही घोषित किया गया है मुंबई के लिए, इसे चेंज नहीं किया गया है। और आसपास के इलाके जो हैं, थाने, रायगढ़, पालघर, ये सभी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जो बारिश हो रही है लगातार, हम देख रहे हैं कि मंगलवार से बारिश लगातार हो रही है, उसके कारण कई सारी जगहों पर काफी सारी मुसीबतें हो रही हैं। और थाने में हमने देखा कि 3 मंजिला इमारत है, उसके कुछ हिस्से ढह गए हैं। कल भी हमने देखा कि मुंबई में एक इमारत थी, उसके भी वॉल कोलैप्स हुआ था। तो ये स्थिति जो है वो लगातार सामने आ रहा है कि बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, डिलैपिडेटेड सिचुएशंस में है, तो वो बिल्डिंग्स के जो हिस्से हैं वो गिर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे से कोई भी नुकसान नहीं हुआ है जान का। इन सब बिल्डिंग्स को विकेट कर लिया गया था पहले ही। फिलहाल ये एक चेतावनी दी गई है बीएमसी की ओर से भी और साथ ही आईएमडी की ओर से भी कि जो पानी भरे वाले इलाके हैं वहां पर ना जाएं और साथ ही जो समुद्री इलाके हैं वहां ना जाएं, क्योंकि सी अगर आप देखें, समुद्र देखें तो काफी रफ है इस सिचुएशन में। हालांकि हाई टाइड का जो समय था वो सुबह में हो गया था, 9 बजे के आसपास में हाई टाइड आया हुआ था। अब लो टाइड की ओर दिशा में और बढ़ चुका है समुद्र। लेकिन जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है, लगातार होती है, तो वो भी एक काफी डेंजरस सिचुएशन वहां पे बन सकता है। तो पुलिस वहां पे भी पेट्रोलिंग में लगी हुई है। हर जगह पे जहाँ पे निचले हिस्से हम बताते हैं आपको हमेशा पानी भरता है, वहां पे सायन, किंग सर्कल, परेल, हिंद माता, ये सारी जगहों पर पंपिंग मशीन के साथ साथ में बीएमसी ऑफिशियल्स भी लगातार लगे हुए हैं। जी श्यामा, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो ऑरेंज अलर्ट अभी भी जारी है और लोगों से कहा जा रहा है कि जहां पर निचले इलाकों में पानी भरा है वहां पर ना जाएं, समुद्र के पास भी ना जाएं। हालांकि हाई टाइड का समय जो आज का था वो बीत चुका है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान स्थित नवनिर्मित राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी भवन का शुभारंभ किया। ये देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का अस्पताल है जिसमें पूरी बिल्डिंग ओपीडी व बुजुर्गों के लिए फिजियोथेरेपी के लिए ही समर्पित है। 9 मंजिल के इस ब्लॉक में 5 हॉल हैं। हर मंजिल पर 500 मरीजों के बैठने की व्यवस्था है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक एम्स परिसर में बना ये ब्लॉक मुख्य ब्लॉक से 500 मीटर की दूरी पर है। इसमें मरीजों की सुविधा का ध्यान रखा गया है। इसमें लिफ्ट के साथ ऑटोमेटिक सीढ़ियां लगाई गई हैं। यहाँ मरीजों के खाने के लिए भोजनालय भी बनाया गया है। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश के युवा डॉक्टरों को नए विचार लाने और उनके क्रियान्वित करने की सलाह दी। डॉक्टर हर्षवर्धन का मानना है कि इससे अस्पतालों की कार्यशैली और पैनी होगी और वो बेहतर तरीके से मरीजों की देखभाल कर सकेंगे। अच्छे क्वालिटी की ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। कैसे जो अभी भी बची हुई तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं,
कुछ इंस्टीट्यूशन की हो सकती है, कुछ डिपार्टमेंट की हो सकती है, कुछ मरीज़ों की हो सकती है, कुछ मरीज़ों के रिश्तेदार की हो सकती है, कुछ जो भी एम्स में आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं उनकी हो सकती हैं, कुछ वेटिंग लिस्ट से जुड़ी हो सकती हैं, तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो डायग्नोसिस जब हम अगर मरीज़ की कर सकते हैं, उसकी बीमारी की कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी जो चीज़ें हैं उनकी डायग्नोसिस के ऊपर भी बहुत गहराई और गंभीरता से चिंतन होना चाहिए। कोरोना महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है। देश में लोगों के कोरोना से ठीक होने का रिकवरी रेट 63.25% हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 6,12,814 लोग इस संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। फिलहाल देश में 3,31,146 कोरोना के सक्रिय मामले हैं, जबकि 24,915 लोगों की इससे मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड के नियंत्रण के मामले में भारत दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर है। उन्होंने बताया कि अभी देश में 2% से भी कम लोग आईसीयू में हैं, 0.32% लोग वेंटिलेटर पर हैं। हमारा रिकवरी दर 63.25% है, जबकि मृत्यु दर 2.57% है। भारत की लगातार बढ़ती टेस्टिंग क्षमता पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में देश के एक दिन में कोरोना के 10 लाख टेस्ट होंगे। आज हमारा फैटेलिटी रेट 2.57 हो गया, रिकवरी रेट 63.25 हो गया। रोज़ शाम को हम 7 बजे देखते हैं कि कितने लोग देश में वेंटिलेटर पे थे, ऑक्सीजन पे थे या आईसीयू में थे। तो मैंने देखा शायद कल शाम को, आज सुबह का डाटा है, उसमें सबसे कम लोग जो है वो वेंटिलेटर पर थे या ऑक्सीजन पे थे या आईसीयू में थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया और कुछ प्रोजेक्ट्स की बुनियाद भी रखी। उन्होंने 13 नए बस अड्डों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने 25 बस को हरी झंडी दिखाई। अब नए अवध बस अड्डे से पूर्वांचल के लिए 200 बसें चलेंगी। इससे लखनऊ में जाम की समस्या कम होगी। इसके अलावा सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ के अवध बस स्टेशन, सीतापुर के नैमिषारण्य, चित्रकूट, बस्ती, गोंडा और बुलंदशहर समेत 6 बस अड्डों का लोकार्पण किया। साथ ही कन्नौज, जालौन, मुरादाबाद, औरैया, एटा, जौनपुर और कौशाम्बी समेत 7 बस अड्डों की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का कहर जारी है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित शीर्ष देशों में अमेरिका, ब्राजील, भारत, रूस और पेरू हैं। विश्व भर में अब तक इससे 1,35,00,000 के करीब लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इससे करीब 5,82,600 लोगों की मौत हो चुकी है। 75,22,000 से अधिक लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में 2,19,000 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 34,91,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या 1,37,300 के करीब है। अमेरिका में इससे 10,76,000 के करीब लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 19,66,000 से अधिक मामलों के साथ ब्राजील संक्रमण के मामले में दूसरे स्थान पर है। ब्राजील में अब तक 75,366 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 13.50 लाख लोग इस बीमारी को अब तक मात दे चुके हैं। दुनिया के नामचीन हस्तियों का ट्विटर अकाउंट कल हैक कर लिया गया। हैक किए गए अकाउंट्स पर पोस्ट के जरिए बिटकॉइन में दान मांगा गया। हैक किए गए अकाउंट में मशहूर कारोबारी एलन मस्क, अमेरिकी नेता जो बिडेन, बिल गेट्स, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और एप्पल के ट्विटर हैंडल शामिल हैं। ट्विटर इस मामले की जांच कर रही है और इस दौरान इन अकाउंट के पासवर्ड रीसेट नहीं किए जा सकेंगे और ना ही ट्वीट किए जा सकेंगे। बराक ओबामा, अमेरिकी रैपर कैन्ये वेस्ट और अन्य के ट्विटर अकाउंट से एक ही तरह के ट्वीट कर बिटकॉइन में दान मांगा गया और कुछ ही देर में हैकरों ने सैकड़ों लोगों से $1 लाख से अधिक का दान जमा कर लिया। पोस्ट किए जाने के चंद मिनट के भीतर ही ये ट्वीट डिलीट भी हो गए। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर किसने इन जानी मानी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट को निशाना बनाया है। फीफा विश्व कप 2022 के लिए बुधवार को कार्यक्रम की पुष्टि हो गई। कतर 2022 टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज के दौरान एक दिन में 4 मैच खेले जाएंगे। 21 नवंबर को टूर्नामेंट का शुरुआती खेल 60,000 क्षमता वाले
अल्बर्ट स्टेडियम में होगा। 18 दिसंबर को फाइनल मुकाबला 80,000 क्षमता वाले लुसेल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला आज से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला साउथहैम्पटन में खेला गया था, जहां वेस्टइंडीज ने 4 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। वेस्टइंडीज अगर मैनचेस्टर टेस्ट भी अपने नाम कर लेता है तो टीम सीरीज को अपने नाम कर लेगी और इसी के साथ वो 32 साल में पहली बार इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने का कारनामा भी कर सकती है। इससे पहले विंडीज टीम ने 1988 में इंग्लिश टीम को उसी के घर में 5 टेस्ट की सीरीज में 4-0 से हराया था। इंग्लैंड की बात करें तो दूसरे टेस्ट में कप्तान जो रूट की वापसी से टीम मजबूत होगी। भारत में सबसे कम उम्र में कठपुतली खेल का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों में अब महाराष्ट्र के सोलापुर में रहने वाले सोहम यामुल भी शामिल हो गए हैं। सोहम महज 10 साल के हैं और उन्होंने 8 मिनट की लघु फिल्म में कोरोना के प्रकोप से पहले और बाद के भारत के जीवन काल का वर्णन किया है। इस फिल्म को लंदन के नेवर सच इनोसेंस इस संगठन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भेजा गया। महाराष्ट्र में सोलापुर जिले की सोहम येमूल ने पपेट शो के माध्यम से लंदन में नेवर सच इनोसेंस संगठन द्वारा आयोजित कोविड-19 रिस्पांस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता में 44 देशों के 4000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता का विषय था कोरोना महामारी से पहले और बाद का जीवन, जिसको गुड़िया के खेल के माध्यम से सोहम को प्रस्तुत किया जाना था। केवल 10 वर्षीय सोहम येमूल तीसरी कक्षा में अध्ययन कर रहा है। उसका शौक गुड़िया से बात करने का खेल पेश करना है, जिसे पपेटिंग कहा जाता है। सोहम अपने होठों को हिलाए बिना विभिन्न गुड़िया के माध्यम से मनोरंजन करता है, सूचना देता है। साथ ही कठपुतलियों के खेल की तैयारी सोहम 5 साल की उम्र से ही कर रहा है। I am a coronavirus. Your hello country. I am feeling to have lockdown. Essential services, all other services and facilities will be closed. लंदन में स्थित नेवर सच इनोसेंस ये संस्था बच्चों की प्रतिभा को बढ़ावा देने और विभिन्न विषयों पर बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। इस वर्ष इस प्रतियोगिता का विषय था कोविड-19 कोरोना महामारी। इसमें सोहम ने अपने माता पिता की मदद से कोरोना महामारी के पूर्व और बाद का जीवन इस विषय पर 8 मिनट की लघु फिल्म बनाई और प्रतियोगिता के लिए भेजी। इस प्रतियोगिता में 44 देशों के 4000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इस लघु फिल्म में सोहम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलती गुड़िया के साथ कोरोना विषय पर लोगों का प्रबोधन किया। इस्तेमाल किया जो सोहम का एक फेवरेट पपेट है और कोरोना पपेट का इस्तेमाल किया और एक स्ट्रिंग पपेट जो उसके खुद के जीवन का पूरा अंश दिखाने की कोशिश की। 4000 स्पर्धक में से इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के परिणाम अभी घोषित किए गए हैं, जिसमें सोहम को प्रतियोगिता में दूसरा स्थान मिला। भारत एक बड़ा देश है। 100 करोड़ से भी अधिक और घनी आबादी होने के बावजूद देश कोरोना से सफलतापूर्वक जंग लड़ रहा है। सोलापुर से अविनाश त्रिपाठी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बेहद प्रतिभाशाली हैं सोलापुर के रहने वाले सोहम। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए काफ़ी संस्थाएं अपनी अहम भूमिका निभाती नजर आ रही हैं। बिस्नौली सर्वोदय ग्राम उद्योग सेवा संस्थान भी बीपीसीएल के साथ मिलकर देश के अलग अलग हिस्सों में काफ़ी प्रयासों में जुटी हुई है। पंजाब में भी इस संस्था ने ग्रामीणों को स्वच्छता का महत्व समझाने के साथ उन्हें विशेष कोविड सुरक्षा किट भी प्रदान की। कोरोना महामारी से संबंधित समस्याओं के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए बिस्नौली सर्वोदय ग्राम उद्योग सेवा संस्थान चिकित्सा दल की उपस्थिति में गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक बना रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर में दोरंगला गांव में सामाजिक दूरी को अपनाते हुए लोगों को विशेष कोविड सुरक्षा किट प्रदान की गई, जिसमें कूड़ादान, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक डोर टू डोर अभियान चलाया गया।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰੰਗਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੰਡੇ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਹੈ, ਕੂੜੇਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। पंजाब में गुरदासपुर के दोरंगला गांव में 400 ग्राम परिवारों को विशेष कोविड सुरक्षा किट प्रदान की गई। स्वच्छता पखवाड़ा 2020 के तहत CSR पहल के रूप में बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के साथ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। पेट्रोलियम की तरफ से स्वच्छ भारत के अंतर्गत गुरदासपुर